दीपावली की छुट्टियां होते ही हर साल जिया इस साल भी मायके जाने की तैयारी कर रही थी। करीब सारी तैयारियां हो गई थी। वो आखिरी बैग जिसमें खाना और पानी आदि रास्ते में काम आने वाली वस्तुएं रखनी थी, वो भी तैयार हो गई। दीपावली की छुट्टियां होते ही आरती हर साल की तरह इस साल भी मायके जाने की तैयारियां कर रही थी। करीब सारी तैयारियां हो गई थी। वो आखिरी बैग जिसमें खाना और पानी आदि रास्ते में काम आने वाली वस्तुएं रखनी थी, वो भी तैयार हो गई। अब बस इंतजार था तो ऋषभ के आने का। आरती के दोनों बच्चे अमन और आकृति, जिनका काफी ज्यादा मूड खराब था, दोनों को हर साल की तरह इस बार भी एक ही जगह जाना था, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी ऋषभ भी आ जाता है और दोनों बच्चों के मूड को देखकर पूछता है, क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे पर इतनी उदासी? नाना जी से मिलने नहीं जाना क्या? अपने पापा की बात सुनकर आकृति कहती है, क्या पापा, नाना जी से मिलने तो यूं जाते रहते हैं, अभी छुट्टियों में तो कहीं और चलते हैं। ऋषभ कहता है, कहीं और? पर कहां? तुम लोग कहां जाना चाहते हो? तभी अमन एकदम तपाक से बोल पड़ता है, कोई ऐसी जगह जो एडवेंचर से भरी हो, जो कुछ अलग हो, जहां हम कभी गए ना हो। तभी आरती बोल पड़ती है, तुम दोनों किसी एडवेंचर से कम हो क्या? जब देखो अजीब अजीब बातें करते रहते हो। अब उठो और जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी में डालो, पहले ही बहुत देर हो गई है, जाते आते रात हो जाएगी, रास्ते भी खराब हैं, समय पर गांव पहुंचना होगा। आकृति कहती है, क्या माँ, रास्ता तो वही है, हम हर बार आते जाते रहते हैं, फिर अब क्या है? आरती कहती है, हाँ हाँ रास्ता तो वही है, पर जाने का समय वो नहीं है, तुम लोगों को नहीं पता। काली चौराहा के बाद से पूर्णिमा तक रात को 9 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरना ठीक नहीं माना जाता है। अमन कहता है, ओह माँ, इंटरेस्टिंग, ये बात तो आपके मुंह से पहली बार सुनी है। आरती कहती है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? इससे पहले हम इस समय कभी इस रास्ते से नहीं गए हैं। चलो अब बातें बंद करो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। ऋषभ, तुम्हें तो सब पता है ना, फिर भी देर कर रहे हो तुम। ऋषभ कहता है, अरे मैं कहाँ देर कर रहा हूँ, चलो मैं तो तैयार हूँ। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन अमन और आकृति, उनके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। आखिर 9 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरना क्यों गलत है? ऋषभ उन दोनों के मन की स्थिति को भांप लेता है और कहता है, अरे तुम दोनों क्या सोच रहे हो? गौरव और आकृति दोनों साथ में बोल पड़े, आखिर इस रास्ते की कहानी क्या है? आकृति कहती है, बताइए ना पापा। तभी माला कहती है, कोई कहानी नहीं है, रास्ते में ऐसी बातें करना सही नहीं है। अमन कहता है, क्या माँ, आप भी ना, बता दो ना, रास्ता अच्छे से कटेगा, बोलिए ना पापा। ऋषभ कहता है, ओके ओके बताता हूँ, कोई खास तो मुझे पता नहीं, बस ऐसा कहा जाता है कि काली चौराहा से पूर्णिमा के बीच इस रास्ते पर 9 बजे के बाद अजीब अजीब हादसे होते हैं। कई लोग तो जिंदा भी नहीं बचे और कुछ लोग तो पागल हो गए। किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है, इसलिए तुम्हारी माँ 9 बजे के बाद यहाँ से जाने के लिए हमेशा मना करती है। तभी अचानक से ऋषभ कार को ब्रेक लगाता है। आरती चौंक जाती है और बोल पड़ती है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? ऋषभ ने सामने की तरफ इशारा किया। वहां सामने एक अजीब सा दिखने वाला लड़का खड़ा था। उसके पहनावे से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अच्छे घर का लड़का है। वो ऋषभ से आकर कहता है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे ये रानीपुर जाना है और मेरी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई है और यहाँ आसपास कोई भी गाड़ी ठीक करने वाला नहीं है। आरती ऋषभ के कान के पास धीरे से बोलती है, किसी भी अजनबी को लिफ्ट देना सही नहीं है और ये रास्ता तो तुम्हें पता ही है,
ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ऋषभ तुरंत कहता है, देखो देखो तो उसे, बेचारा कितना परेशान है। सोचो कभी हम में से किसी के साथ ऐसा हो तो। ऐसा करना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो किसी का भाई बेटा या पति होगा ना, और तुम्हें तो पता ही है ये रास्ता ठीक नहीं है। फिर हम इसे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। आरती कहती है, ठीक है आपकी मर्जी। ऋषभ अपनी बगल वाली सीट पर बिठा देता है उसे, और आरती पीछे की सीट पर अपने दोनों बच्चों के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक से फिर रुक जाती है। आरती बहुत डर जाती है क्योंकि अब अंधेरा भी हो चुका था, और जिस जगह उनकी गाड़ी रुकी थी वहां बहुत अंधेरा था, और सड़क के दोनों किनारों पर सिर्फ कंटीली झाड़ियां। उन झाड़ियों के बीच से उस जगह सन्नाटे को चीरती हुई वो अजीब आवाजें आरती के डर को और भी बढ़ा रही थी। आकृति और अमन भी अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। आरती ऋषभ से पूछती है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी। ऋषभ कहता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तभी वो अजनबी लड़का बोल पड़ता है, कहीं आपकी कार भी मेरी कार की तरह खराब तो नहीं हो गई। ऋषभ कहता है, अरे नहीं यार, मैंने कल ही सर्विस कराई है, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आरती अंदर से बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि ये सब उस अजनबी लड़के की वजह से हो रहा है। तभी आरती की नज़र उस लड़के के हाथ में एक अजीब सी अंगूठी पर पड़ती है। उस पर मकड़ी की डिज़ाइन बनी हुई है, और उस मकड़ी की आंखें उस अंधेरे में लाल रंग की रोशनी में चमक रही थी। अमन और आकृति भी ये सब नोटिस कर रहे थे और आरती को ये बात बताते हैं। आरती को याद आता है कि जहां से उस लड़के ने लिफ्ट ली थी वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। तीनों माँ बेटी और बेटा आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि वो लड़का उनकी तरफ पलट कर देखता है। उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। ये देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। आवाज सुनकर ऋषभ गाड़ी की तरफ आता है। क्या हुआ, तुम लोग ठीक तो हो। अमन अमन पापा, वो ऋषभ कहता है, क्या वो कोई भूत देख लिया क्या। आरती, अमन और आकृति तीनों एक साथ कहते हैं, हाँ वो लड़का। ऋषभ कहता है, क्या। आरती बताती है, वो अजनबी। वो आगे की तरफ की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। तभी तीनों चौंक जाते हैं। अरे कहाँ गया वो। उसके हाथ में अजीब सी मकड़ी वाली अंगूठी भी थी। उसकी आंखें वो भी लाल कलर की रोशनी में चमक रही थी। तीनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी ऋषभ उसके पास खड़े उस अजनबी लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम इसी के बारे में कह रहे हो क्या। अरे ये तो मेरे पास खड़ा था, हम दोनों गाड़ी देख रहे थे, लगता है तुम लोगों को ही वहम हुआ है। तभी वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी आंखें लाल कलर की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा बदलने लगता है। वो जोर जोर से दिल दहला देने वाली हंसी हंसने लगता है। ये देख ऋषभ भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है। फिर गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। चारों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी उस अजनबी लड़के की अंगूठी से बहुत सारी मकड़ियाँ निकलकर कार की ओर चली जाती हैं और कार पे चढ़ जाती हैं। वो लड़का भी उस कार की तरफ बढ़ता है। तभी आरती को याद आता है, उसने घर से निकलते समय हनुमान जी की भभूति साथ ली थी। वो तुरंत बाहर निकलकर उस लड़के पर फेंकती है। तभी वो लड़का आग की तरह चलने लगता है और वो मकड़ियाँ भी चिल्लाती हुई गायब हो जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऋषभ गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी भी चालू हो जाती है। पूरे रास्ते वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। आखिरकार वो सब सही सलामत अपने गांव पहुंच जाते हैं।
उस दिन के बाद से आरती कसम खा लेती है कि कभी भी शाम के समय इस रास्ते से नहीं आएगी। रात के करीब 3 बज रहे थे। रेहान की अचानक से नींद खुली। शायद उसने कोई आवाज़ सुनी थी। उसने अंधेरे में अपने डबल बेड पर हाथ फेरा तो वहाँ उसकी पत्नी मेघा नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वो टॉयलेट गई होगी, लेकिन बेडरूम का गेट तो खुला हुआ था और टॉयलेट तो उसके बेडरूम में अटैच था। फिर ये गेट क्यों खुला है? रेहान ने अपने आप से पूछा। इसका मतलब मेघा टॉयलेट में नहीं है, वो बाहर है। रेहान फिर अपने आप से बड़बड़ाया। रेहान अपने रूम से बाहर आया। वो एक 3 कमरों का फ्लैट था। रेहान ने सारे कमरों में देखा, लेकिन उसे मेघा कहीं नज़र नहीं आई। तभी उसकी नज़र कमरे से लगी बालकनी पर पड़ी। उसे वहाँ कोई कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ हिलता हुआ नजर आया। उसकी पीठ रेहान की तरफ थी और वहाँ अंधेरा भी था, इसलिए पहचानना मुश्किल था कि वहाँ कौन बैठा है। रेहान को लगा शायद वो मेघा है, लेकिन मेघा इतनी रात में वहाँ क्या बैठेगी? रेहान ने फिर अपने से सवाल करा। रेहान ने थोड़ा घबराते हुए उसके पास पहुंचकर उसे आवाज़ लगाई, मेघा, ओ मेघा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो वैसे ही आराम से कुर्सी पर हिलती रही। रेहान ने जब देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही, तो वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मेघा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके मेघा झटके से उस कुर्सी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने पलट कर रेहान की तरफ देखा। रेहान उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उसकी आंख में मिर्च झोंक दी। इस तरीके से लाल और आंखों के चारों तरफ काजल, अंदर नहीं आंखों के बाहर। चेहरा सफ़ेद जैसे खूब सा पाउडर पोत लिया हो और होठों के चारों तरफ लिपस्टिक, खूनी लाल रंग की लिपस्टिक। उसकी शक्ल बेबस और डरावनी लग रही थी। साथ में रात का माहौल उसे और डरावना बना रहा था। रेहान उसकी शक्ल देखकर घबरा गया और रही सही कसर मेघा के मुंह से निकले शब्दों ने पूरी कर दी। कौन सी मेघा की बात कर रहा है तू? अच्छा, तू अपनी पत्नी की बात कर रहा है? चल भाग यहाँ से, यहाँ कोई मेघा वेगा नहीं है। उसकी बात सुनकर और उसका हुलिया देखकर रेहान बुरी तरह घायल हो गया। वो इतना घबरा गया कि उसकी हालत एक अधमरे इंसान की तरह हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली मेघा को ये क्या हो गया है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके तालू में चिपकी हुई जुबान से लड़खड़ाते हुए कहा, मेघा, ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम मेघा नहीं हो तो फिर आखिर तुम हो कौन? उसकी बात सुनकर मेघा की आंखें गुस्से से और ज्यादा लाल हो गईं और वो घुर्राते हुए बोली, हरामजादे, मैं मेघा नहीं, उसकी बहन अनामिका हूँ। तूने मेघा से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बेचारी मेरे पास आई थी और रो रो कर अपनी तकलीफ बता रही थी कि तूने कैसे उसका जीना हराम कर रखा है। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा तुझसे दिलवा कर रहूंगी। और इतना बोलकर उस पर झपट पड़ी। उसने रेहान की गर्दन पकड़ ली और फिर वो उसका गला दबाने लगी और साथ में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रेहान को मेघा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक उस पर हमला कर देगी। वो इसके लिए तैयार नहीं था।
इसलिए वो अपने को बचा नहीं पाया। मेघा उसकी गर्दन पूरी ताकत से दबा रही थी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसका पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसके अंदर हो गई हो। बड़ी मुश्किल से रेहान ने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की। मेघा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अनामिका कैसे हो सकती हो? अनामिका को तो मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। प्लीज 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 मेघा, मुझे होश में आओ। मैं तुम्हारा पति रेहान हूँ। तुम अपने पति को मार डालोगे क्या? रेहान की बात सुनकर मेघा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अपनी गर्दन से मेघा की पकड़ हटते ही रेहान ने खांसते हुए लंबी लंबी सांसें ली और फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, जिसकी वजह से उसकी नज़र सामने बेहोश पड़ी मेघा पर पड़ी। उसने डरते डरते मेघा को गोद में उठाया और फिर उसे बेडरूम में लाकर लेटाया और खुद भी आराम से बेड पर लेट गया और फिर सोचने लगा कि इसे अचानक से क्या हो गया था। कहीं सच में तो अनामिका की आत्मा इसके ऊपर नहीं आ गई थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात में मैं क्या करूं। उसकी नींद गायब हो चुकी थी और फिर वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। अरे, अब वहाँ कहाँ चेयर पे सो रहे हैं? रात तो अब इस बेड पर ही सोए थे। सुबह आँख खुलने पर मेघा ने अपने पति रेहान को चेयर पर सोता हुआ देखकर अचंभित होते हुए पूछा। मेघा की आवाज़ सुनकर रेहान हड़बड़ा कर उठा और मेघा को आंखें फाड़ कर देखने लगा। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि रात वाली मेघा तो नहीं है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अरे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ऐसे आंखें फाड़े क्या एक अटक देखे जा रहे हैं मुझे? ऐसे मत देखिए। मेघा को उसकी हरकत कुछ अजीब सी लगी। तुम्हें रात का कुछ भी याद नहीं है? रेहान ने थोड़ा डरते हुए पूछा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेघा की आंखें अचंभे से फैली जा रही थी। मेघा को समझते देर न लगी कि रेहान ने उसी रात की सारी विस्तार में बात बता दी है। रेहान की बात सुनकर मेघा ने उसका चेहरा ऐसे देखा जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। मेघा का चेहरा अब भी वैसे ही डरावना था जैसा रात में था। मेघा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीख के मारे आईने के सामने से हट गई। अब उसे भी रेहान की बात पर पूरा विश्वास था और फिर उसकी बातों पर यकीन होने पर उसे रोना आ गया और साथ ही वो बड़बड़ाने लगी। ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? रेहान, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसको इस तरह रोता देखकर रेहान ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, अरे यार, तुम कैसी बात कर रही हो? भला मैं तुम्हें कभी अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो। हम आज ही किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं। देखना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी ऑफिस में छुट्टी के लिए फ़ोन कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद ही दोनों शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट के सामने थे। रेहान ने डॉक्टर के सामने रात में बीती सारी घटना बताई। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर ने कुछ बोलने से पहले मेघा को अपने केबिन से बाहर बैठने को कहा। उसका इशारा समझकर मेघा ने रेहान की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि वो क्या करे। रेहान ने मेघा से कहा, कोई बात नहीं, तुम बाहर वेट करो, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेघा ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। हाँ तो रेहान जी, ये बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हो गया है और क्या इस तरह की कोई घटना पहले भी हुई है? डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और ये रात वाली घटना हमारे साथ पहली बार हुई है। देखिए रेहान जी, मुझे लगता है कि मेघा के दिमाग पर अपनी बहन के मरने का कुछ ज़्यादा ही सदमा हुआ है।
जो कि काफ़ी गहरा हो चुका है, और उसी की वजह से ये स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो गई हैं। इसके सोने के बाद इसका सबकॉन्शियस माइंड इस पर हावी हो जाता है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इलाज से ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, उसकी बीमारी उसके लिए या फिर किसी और के लिए भी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है ना? रेहान ने रात में उसने अपने ऊपर हमले के बारे में डॉक्टर साहब को बताते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, देखिए फ़िलहाल तो खतरा है, ये अपना या फिर किसी दूसरे का भी नुकसान कर सकती है, लेकिन आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं जो मेडिसिन आपको दूंगा उनसे मेघा को आराम मिलेगा और रात में गहरी नींद में सोएंगी। आप उठाओगे तब भी ये नहीं उठेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर रेहान काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गया और फिर वो वहाँ से मेडिकल्स लेकर वापस अपने फ्लैट पर था। जैसे आग लगने का धुआं पूरी कॉलोनी में फैलने के बाद पता लगता है, वैसे ही मेघा की बीमारी का पता अड़ोस पड़ोस में सबको चल गया और वे उससे बात करने से घबराने लगे। मेघा बेचारी सारे दिन घर में अकेली पड़ी रहती, क्योंकि रेहान भी घर पर कब तक रुकता, उसे नौकरी जो करनी थी। इसी तरह एक दिन शाम को रेहान ऑफिस से शाम को 7 बजे घर लौटा। उसने फ्लैट की डोर बेल बजाई, लेकिन गेट नहीं खुला। उसने थोड़ी देर वेट करके फिर से लगातार बेल बजाई, लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब तक रेहान गेट को तोड़ने के लिए जोर जोर से रात मारने लगा। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो, और यही सोचकर वो फ्लैट के गेट पर लात मारने लगा था। शोर सुनकर उसके पड़ोसी बाहर आ गए। रेहान ने उन्हें सारी बात बता दी। वे लोग भी उसके साथ गेट तोड़ने में आ गए। थोड़ी देर में ही वो गेट तोड़कर नीचे गिर पड़ा। रेहान दौड़ता हुआ अंदर गया। मेघा उस समय कमरे में नहीं थी। वो आवाज़ लगाता हुआ दूसरे कमरे की तरफ दौड़ा और पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी। रेहान जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा था, वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, एक 27 से 28 साल के आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू से बड़ी बेरहमी से मारा है। रेहान उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसे पहली बार देखा था। तभी उसने रूम में नजर दौड़ाई तो रूम में सामने ही मेघा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथों में सब्जी काटने वाला चाकू था, जो पूरा खून से सना हुआ था, और उसके कपड़े भी खून से सने थे। वहां का दृश्य देखकर रेहान सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। वो सोचने लगा, ये क्या हो गया मेघा? मेघा से क्या हो गया? और यह आदमी कौन है? अब मेघा का क्या होगा? मैं मेघा को फांसी के फंदे से कैसे बचा पाऊंगा? रेहान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ऐसी अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी। वो अब भी उस कमरे की फर्श पर निढाल पड़ा था। पड़ोसी उसे हिम्मत बनाए रखने को कह रहे थे, और मेघा अब भी बेड पर बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में ही वहां पुलिस आ गई। शायद किसी पड़ोसी ने उन्हें सूचना दे दी थी। पुलिस वाले ने आते ही सबसे पहले सभी को उस कमरे से बाहर कर दिया, और फिर वे अचानक अपनी जांच में जुट गए। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर बाहर आया और उसने पूछा कि इस फ्लैट का मालिक कौन है और उसका रिश्ता उस बेहोश औरत से क्या है। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर रेहान सामने आया और फिर उसने उसे शुरू से आखिर तक सब बात बता दी। इंस्पेक्टर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसने कमरे में वापस जाकर मेघा के चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उठाने का प्रयास किया। 2-3 बार छींटे मारने के बाद मेघा को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन जैसे ही उसे पूरी तरह से होश आया तो वो अपने सामने पुलिस को देखकर डर गई। उसे समझ में नहीं आया कि मेरे पति के साथ ये पुलिस क्यों है। तभी उसकी निगाह अपने हाथ में पकड़े खून से सने चापड़ पर गई। चापड़ मीन सब्जी काटने वाला हथियार। और उसी के साथ साथ ही उसने अपने कपड़ों को भी गौर से देखा।
वो एकदम से पूरी तरह घबरा गई और फिर उसने चाकू को सामने की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सामने पड़ी लाश के पास जा गिरा। जैसे ही वहां चाकू गिरा तो मेघा की निगाह सामने पड़ी लाश पर पड़ी और लाश देखते उसकी चीख निकल गई। उसने जोर से रेहान को आवाज लगाई और फिर उसे लिपट गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। वो भला किसी को क्यों मारेगी। अभी वो सोच ही रही थी कि इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? क्या क्या वजह थी वैसे जो आपने इसे मारा? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर मेघा से पहले रेहान बोल पड़ा, सर ये भला इसे क्यों मारेगी? ये तो इसे जानती भी नहीं है। हमने आज से पहले इसे देखा भी नहीं है। और वैसे भी ये मानसिक रूप से बीमार चल रही है। और फिर रेहान ने इंस्पेक्टर को मेघा की बीमारी के बारे में विस्तार में बता दिया और साथ ही उसे डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखा दी। इंस्पेक्टर ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद और रिपोर्ट देखने के बाद रेहान से कहा, देखिए, मेरी मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन मैं कानून के हाथों में मजबूर हूँ। मुझे अभी तो आपकी वाइफ को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी आप कल कोर्ट में ये सारी रिपोर्ट दिखा सकते हैं। हो सकता है इन्हें वहां से राहत मिल जाए। और फिर ये कहकर सारे के सारे पुलिस वाले चले गए और साथ में मेघा को ले गए। अगले दिन 1 बजे कोर्ट रूम में अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था कि ये मर्डर किसने करा और मरने वाला कौन था। थोड़ी देर में ही जज के सामने फाइल रखी हुई थी। सरकारी वकील मेघा को कातिल साबित करने पर तुला था और रेहान की तरफ से बचाव का वकील ये बात कर रहा था, जज साहब, मेरे मुकाबलिक मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए उसने अपने होश में ये खून नहीं करा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे मुवक्किल को इस ग्राउंड पर जमानत दी जाए। जज ने दोनों वकीलों की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने बोला, देखिए, अभी कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंची कि मुजरिम की दिमागी हालत सच में ठीक है या नहीं। कोर्ट प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानती। इसलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूँ कि सरकारी डॉक्टरों की निगरानी में 15 दिन तक मुजरिम की दिमागी हालत का पता लगाया जाए और फिर कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट इसके बाद ही कोई फैसला करेगी। और ये आदेश करके जज साहब कोर्ट रूम से उठकर अपने चैम्बर में चले गए और इधर रेहान भीगी आंखों से मेघा की तरफ देखने लगा और मेघा जज के आदेश को सुनकर बिल्कुल पत्थर सी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में तूफान कहाँ से आ गया। अच्छी भली तो आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी, फिर अचानक से सब क्या होने लगा। मेघा ज्यादा सोच नहीं पाई। उसे पुलिस वाले कोर्ट से लेकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। वो बस पीछे से रेहान की आवाज़ सुन पाई थी, जो जोर से चिल्लाकर कह रहा था, मेघा, तुम बिल्कुल भी घबराना मत। मैं तुम्हें इन सब परेशानियों से निकाल दूंगा और मैं तुमसे मिलने अस्पताल आऊंगा। तुम घबराना नहीं। लेकिन मेघा रेहान के कहने के बाद भी अपने आप को घबराने से रोक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी मेंटल अस्पताल के बाहर थी। मेघा को वहां के सीनियर डॉक्टर के सामने लाकर बिठा दिया गया। वो डॉक्टर मेघा की फाइल चेक करने लगी और फिर वो अपने तरीके से उसको एग्जामिन करने लगी। उसने मेघा से सारी बातें पूछी और फिर उसे एक अकेले कमरे में छोड़ दिया और गेट बाहर से बंद कर दिया। वो अकेली उस छोटे से कमरे में बेड पर बैठी फुट फुट कर रो रही थी। अभी मेघा को उस कमरे में बंद करे हुए 1 घंटा हुआ था कि तभी किसी ने उस कमरे का गेट खोला और फिर मेघा ने देखा कि वहां से रेहान अंदर आ रहा था। रेहान ने अंदर आते समय साथ में आए अस्पताल के चपरासी को 500 रुपये देते हुए कहा था, मुझे अपनी वाइफ से अकेले में बात करनी है। उसकी बात सुनकर वो रुपए हाथ में पकड़कर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही रेहान मेघा से लिपट गया और फिर वो रोने लगा। रोते रोते वो बोलने लगा, मेघा, ये तुमसे क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा?
तुम्हारे बिना तो अपनी ज़िंदगी में मेरा कोई है नहीं, मैं किसी की कल्पना भी नहीं कर सकता। काश ये कोई भयानक सपना होता और फिर मेरी आँख खुलती और सब ठीक हो जाता। और फिर अचानक रेहान रोते रोते जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके लगा के, ताली बजा बजा के। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गया है। और फिर अचानक से वो चुप हो गया। फिर उसका चेहरा पत्थर सा हो गया था और वो अपने दांत पीसते हुए लाल लाल आंखों से मेघा से बोला, अब जाके आई है तो अपनी सही जगह। रेहान ने एक एक शब्द अपने दांतों से पीसते हुए कहा। रेहान का रूप देखकर मेघा को एक झटका लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि रेहान ऐसे क्यों बोल रहा है। उसके मुंह से बस ये शब्द निकले, रेहान तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। बड़ी सती सावित्री बन रही है ना, बहुत नाटक करा है तूने। अब बस कर, मुझे तेरे बारे में सब सच पता चल गया है। रेहान गुस्से से फुफाते हुए बोला। रेहान प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो, मैंने भला तुम्हारे साथ क्या गलत करा है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो। मेघा जोर से रो रो कर बोल रही थी। लगता है तू तब तक नहीं मानने वाली जब तक मैं खुलकर तेरा कच्चा चीरा ना खोल दूं। अच्छा तो सुन। और फिर रेहान ने मेघा को अपने गुस्से में लाल आंखों से घूरते हुए बोलना शुरू करा। तुझे याद है, आज से कोई 1 महीने पहले मुझे मेरी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, जो मैं अक्सर जाता रहता था। और फिर उस काम को निपटा कर मैं 2 दिन वापस आ रहा था। उसी दिन तेरा बर्थडे था और मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे अपने आने की खबर दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सरप्राइज तो तू मुझे देने वाली थी। हाँ तो आगे सुन। मैं जिस बस से आ रहा था वो रास्ते में खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं रात के 1:30 बजे आया। अब इतनी रात हो गई थी तो मैंने सोचा कि तू सो चुकी होगी, इसलिए मैंने चाबी से फ्लैट का ऑटोमेटिक लॉक खोल दिया। तुझे शायद ये पता भी ना हो कि मैं एक चाबी हमेशा अपने पास रखता हूँ। क्या करूँ, बैचलर लाइफ की आदत जाती नहीं है ना। हाँ तो अब आगे सुन। जब मैं चाबी से फ्लैट का गेट खोलकर अंदर आया तो सारे फ्लैट में अंधेरा था सिवाय बेडरूम के। पहले तो मैं समझा कि शायद तूने अंधेरे में अकेले डर ना लगे इसलिए रूम की लाइट ऑन कर रखी थी, लेकिन मेरी गलतफहमी थोड़ी देर बाद दूर हो गई। जैसे ही मैं बेडरूम के पास गया तो मैंने कुछ आवाजें सुनी। पहले तो मैं शायद समझा कि तू टीवी देख रही हो गई, लेकिन मेरा वो भ्रम भी जल्दी टूट गया। मैंने बेडरूम के अंदर देखा कि तू किसी दूसरे आदमी के साथ थी। मैं वो दृश्य देखकर आसमान से आकर नीचे गिरा। मन तो करा कि तुम दोनों का वहीं पर खून कर दूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये सब करने की हिम्मत ना जुटा पाया। फिर मैंने अपने आप को संभाला। फिर मैं दरवाजे से कान लगाकर तुम दोनों की बातें सुनने लगा। और अगर उस दिन मैंने तुम दोनों की बातें ना सुनी होती तो मैं इस समय तेरे सामने जिंदा ना खड़ा होता। तुम दोनों कमीने मिलकर मेरे मर्डर का प्लान बना रहे थे। तू तो कब का मुझे अपने कॉलेज टाइम के प्रेमी के साथ मिलकर ठिकाने लगा चुकी होती, लेकिन भला हो उस बस का जो वो खराब हो गई और मैं लेट हो गया। हाँ तो अब आगे सुन कि मैंने फिर क्या करा। मैंने जब तुम दोनों की सारी बातें सुन ली और फिर मुझे यकीन हो गया कि तू वो नहीं जिसे मैं अग्नि के साथ 7 फेरे लेकर आया था, बल्कि तू तो कोई और है। बस फिर मैं जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वहां से चला आया। और फिर वो रात मैंने एक होटल में काटी। फिर अगले दिन मैं घर वापस आ गया। मैंने तुझे कानों कान खबर नहीं होने दी, बस मैं तुझसे सतर्क हो गया। ऐसा सतर्क जिसे तुझे कोई शक ना हो। और फिर मैं तुझे और तेरे ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगा। मुझे पता था कि 7 साल पहले तेरी बहन अनामिका की मौत हो गई है। बस वहीं से मुझे आइडिया मिला। तुझे याद है जिस रात तूने मुझ पर हमला करा था, उस रात सोने से पहले
मैंने तुझे अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाई थी। तुझे पता है, वो सिर्फ कॉफ़ी नहीं थी, मैंने उसमें नींद की गोलियां मिला दी, इतनी सारी कि तेरे सर पर कोई डोल भी जाए तो तू ना उठे। और फिर जब तू बेहोश हो गई तो फिर मैंने तेरा वो भूतिया मेकअप बड़े इम्तिहान से करा। और फिर जब सुबह तुझे होश आया तो मैंने तुझे वो कहानी अपनी तरफ से बनाकर सुनाई। और फिर मैं तुझे उस दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि तू पागल है। और फिर उस दिन जिस दिन तूने अपने आशिक का मर्डर करा, अरे ना ना, तूने नहीं, मैंने करवाया था उस हरामजादे का मर्डर। अब सुन कैसे। तुझे भी नहीं पता चला ना? अच्छा चल याद कर, उस दिन की सुबह नाश्ते के बाद मैंने तुझे कुछ नई दवाई दी थी ना खाने को। असल में वो दवा नहीं थी, वो तो तुझे फिर से बेहोश करने की गोली थी। और फिर थोड़ी देर बाद तू बेहोश हो गई थी। फिर मैंने तेरे मोबाइल से ही तेरे आशिक को मैसेज करा था कि वो यहाँ 12 बजे तक आ जाए, मेरा पति ऑफिस के काम से बाहर गया है। मैं जानता था कि वो ये मैसेज पढ़ते ही दौड़ा दौड़ा आएगा, और वही हुआ। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैं टाइम से ऑफिस चला गया और तेरे आशिक के मर्डर का कनेक्शन मैंने एक पेशेवर को सौंप दिया। उसे मैंने सब समझा दिया था कि उसे कैसे मारना है और कैसे तुझे फंसाना है। फिर मैंने उस फ्लैट पर 11 बजे ही भेज दिया उस पेशेवर को, उसी चाबी के साथ। और फिर उसने अपना काम बड़ी सफाई से करा, एकदम परफेक्ट। उसके काम से खुश होकर मैंने तो उसे बाद में टिप भी दी थी। इससे आगे का तो तुझे पता ही है। और अब आई तेरी बारी। अगर मैं तुझे वहाँ फ्लैट पर मरवा देता तो मैं ज़रूर फंसता, इसलिए मैंने तुझे तब तक नहीं मरवाया। तू तो अब मरेगी यहाँ, इस पागल खाने में, और वो भी आत्महत्या करके। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम इतना पसंद आया कि मैंने उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तेरी आत्महत्या कॉन्ट्रैक्ट। तू वैसे भी कानून की नज़र में पागल है, और तो जानती है कि पागल कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या भी। मैंने इस पागल खाने के कुछ लोगों को खरीद लिया है, वो भी तुझे इस पापी संसार से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। बस अब तू चिंता मत कर, 1-2 दिन में तू इस तकलीफ से मुक्त हो जाएगी। अच्छा, अच्छा डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे तेरे अंतिम संस्कार पर। और ये बोलकर रेहान ने मेघा को गले लगा लिया और बोला, एक बार एक बेवफा को गले लगाकर तो देखो, पता तो चले ये साला दिल कितनी जोर से धड़कता है। और फिर वो ठहाके लगाने लगा, और फिर एकदम से चुप होकर रोते हुए बाहर की तरफ चल दिया ताकि बाहर किसी को शक ना हो। और इधर मेघा जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर रेहान से बोल रही थी, रेहान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। जिंदगी, पूरी जिंदगी तुम्हारी वफादार रहूंगी, बस एक बार मुझे माफ कर दो। पुलिस कंट्रोल रूम। कमरे में हर समय घंटी बजती रहती है। कोई लाश की सूचना दे रहा है तो कोई गृह कलह की। किसी की पत्नी गायब है तो किसी का पति। कोई अपने बेटे के लिए परेशान जो अभी तक घर वापस नहीं आया। इन्हें सब कॉल में एक कॉल ऐसी आई है जिसको इंस्पेक्टर कुणाल बड़ी गंभीरता से नहीं लेता। रात के लगभग 12:30 बजे होंगे। ये कॉल मुर्दाघर से आई थी। हेलो हेलो, इट इज पीसीआर। हाँ बोलिए, पुलिस कंट्रोल रूम। मैं कटरा मोर्ग रूम से बोल रहा हूँ। आप कौन है, आपका नाम? मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा तो कहिए क्या हुआ? यहाँ मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है।
मैं एक कमरे में झाड़ू लगा रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई एक कमरे से दूसरे कमरे तक दौड़ा है। मैं बहुत डर गया। क्या आप एक बार यहाँ आकर देख सकते हैं? अरे भैया रे, अरे कोई बिल्ली होगी। नहीं साहब, मैंने कोई ह्यूमन छाया देखी है और मैंने कुछ विचित्र सी धुनी भी सुनी है। बड़ी बड़ी अजीब आवाज थी वो। साहब आप किसी को भेज दीजिए, बस मेरी तसल्ली के लिए ही सही। अभिषेक थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए कहता है। अभिषेक ने राजनीति में परास्नातक तक परीक्षा प्राप्त की थी, लेकिन कोई सम्मानजनक नौकरी ना मिलने पर पिछली वर्ष वह सफाई कर्मचारी के रूप में सरकारी भर्ती ली थी। यह उसकी पहली पोस्टिंग थी। अच्छा ठीक है, मैं पुलिस भेजता हूं, कुणाल बड़ी लापरवाही से कहता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। अभिषेक की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था और वह पुलिस की बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था और वो उसकी प्रतीक्षा में बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, उसके होठ बिल्कुल सूखे हुए थे। पुलिस को देखते ही देखते वह ऐसे खुश होता है जैसे डूबते हुए आदमी को किसी ने लाइफ जैकेट दे दिया हो। वह उस अंधेरी रात में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इंस्पेक्टर चौलाट को देखता है। इंस्पेक्टर चौलाट उसे देखते ही उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ क्या हुआ? तभी वो बड़ी आशा के साथ उनसे कहता है, आइए साहब, अंदर चलिए। मोर्ग बिल्डिंग में काफी अंधेरा था, मात्र कुछ ट्यूब लाइट ही जल रही होंगी। इंस्पेक्टर चौलाट बड़ी लापरवाही से कहते हैं, क्या हुआ? क्यों खाली में परेशान करते हो? मुझे दूसरे केस के लिए भी बुलंदशहर जाना था, तुम्हारे कारण मुझे यहां आना पड़ा। साहब मुझे लगता है यहां कोई है। अरे यार हाँ तो कोई होगा, इसमें इतने डरने वाली क्या बात है यार? चौलाट थोड़ा झुंझलाते हुए कहते हैं, लेकिन साहब आप अंदर चलकर देखें एक बार, शायद मुझे तसल्ली हो जाए। तभी चौलाट दो कांस्टेबलों को साथ में लेके बोलता है, चलो चलो देखते हैं। इंस्पेक्टर चौलाट अपना गन और टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हैं और उसके पीछे पीछे दो कांस्टेबल भी आगे बढ़ते हैं। वह बिल्डिंग के अंदर घुसता है और हर एक कमरे की तलाशी लेते हैं। पहले वो सामने वाले कमरे में, जहां एक डेस्क और कुछ कुर्सियां थी। डेस्क पर कुछ कागज बिखरे हुए थे। उनमें से ही एक पुलिस कांस्टेबल डोर खोल देता है। उसमें कुछ खास नहीं है, केवल कुछ फाइल्स हैं जो मॉर्ग में लाशों की डिटेल्स बताती हैं। अब वह दूसरे कमरे में जाते हैं, वो भी खाली था। कुछ सोफे और कुर्सियां ही थी वहां पर। शायद वह प्रतीक्षालय कक्ष था जहां डेड बॉडी के संबंधी लोग प्रतीक्षा करते होंगे। मतलब कि जहां जो डेड बॉडी होती हैं उनके जो संबंधी होते हैं वो लोग वहां पर प्रतीक्षा करते हैं। अभिषेक भी पुलिस के साथ ही था। अब वह लोग लॉबी से होते हुए दूसरे कक्ष में जाते हैं। तभी उन्हें कोई एक औरत कमरे में दिखाई देती है जो भाग रही थी वहां पर। मतलब वो बहुत तेज भागी थी, इतनी तेज कि पुलिस ने बस महसूस ही करा था। इंस्पेक्टर चौलाट उसके पीछे भागते हैं। रुको रुको, अरे कौन हो तुम? वह औरत कुछ नहीं सुनती और भागते हुए सबसे अंत वाले कमरे में चली जाती है। पुलिस उसके पीछे पीछे भागती है। अचानक से वह औरत एक कमरे में प्रवेश करती है जो बाहर से लॉक था। पुलिस तेजी से उस कमरे की तरफ जाती है और तेजी से उसको खोलने का प्रयास करती है, लेकिन ये क्या, कमरा तो लॉक है। चौटाला अचंभे से देखते हुए कहता है, अरे यार ये इसके अंदर कैसे जा सकती है? अच्छा, इस केस के बाद ना अब पुलिस के भी पसीने छूटने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक बंद कमरे में कोई कैसे अंदर जा सकता है। और शायद ये भी कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे उन्हें अभिषेक की बात पर यकीन हो रहा था। अभिषेक
लंबी सांस लेते हुए कहता है, साहब मैं दरवाजा खोलूं साहब? कुछ पल तक तो चौटाला कुछ नहीं बोलता। सारे लोग एक दूसरे को अलग नेत्रों से देखते हैं। अभिषेक फिर बोलता है, साहब दरवाजा खोलूं? चौटाला चौंकते हुए कहता है, हाँ 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 खोलो, तुम्हारे पास चाबी है ना? हाँ साहब है मेरे पास। और अभिषेक दरवाजा खोलने लगता है। चौटाला अपनी टॉर्च और गन दोनों पकड़कर एक्शन में आ जाता है, जैसे उसे किसी बड़े अपराधी का सामना करना है। वह दरवाजा खोलकर अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखता है। तभी अभिषेक कमरे की लाइट ऑन कर देता है। कमरे में चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तभी अभिषेक चिल्लाया, साहब बोरी! पुलिस ने देखा वहां कोई अधेड़ उम्र की एक औरत है जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसके चेहरे से हताशा और निराशा स्पष्ट झलक रही थी, जैसे वह किसी मुसीबत में हो। तब चौटाला उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुमको कोई तकलीफ है? देखो तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, तुम हमें सब बता सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, ये बोलते बोलते ना चौटाला साहब भी बहुत घबरा रहे थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने इसी औरत को एक डोर जहां पर लॉक है उसमें घुसते हुए देखा था, वो भी बिना उस डोर को ओपन करे। लेकिन फिर भी वो इस चीज को इसका बहम वहम समझ रहे थे। और अब चौटाला साहब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसी तेजी से बालकनी की ओर भागती है। हाँ, वही आत्मा कह लो या जो भी कह लो उसे, वो औरत वो बालकनी की तरफ भागती है। पुलिस भी अब उसकी तरफ भागती है, लेकिन ये क्या, वह बालकनी से ना जाने कहां अंतर ध्यान हो गई, यानी कि गायब हो गई। चौटाला इधर उधर देखते हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। वह टॉर्च से नीचे की ओर देखते हैं, ये सोचकर कि शायद वह नीचे कूद गई होगी, लेकिन नीचे भी कोई नहीं था। तभी उन्हें एक दूसरा दरवाजा दिखाई देता है, वह भी लॉक था। चौटाला कुछ सोचता है, फिर अभिषेक की ओर मुड़कर कहता है, अभिषेक ये दरवाजा खोलो। अभिषेक कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलने लगता है। वो कमरा बिल्कुल खाली था और उस कमरे का तापमान समझ के परे था, क्योंकि एक विचित्र से सीलन के साथ वहां पर ठंड महसूस हो रही थी, जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। और साथ ही वहां पर दुर्गंध भी बहुत ज्यादा आ रही थी। चौटाला अपना टॉर्च ऑन कर देता है और आगे बढ़ता है। अभिषेक स्विच ढूंढने लगता है। चौटाला अंदर जाकर देखता है, उस कमरे में 2 गुरनियां हैं। गुरनियां का मीन्स एक तरह की स्ट्रेचर्स होती हैं, स्ट्रेचर्स, ठीक है। एक खाली है और एक चादर से ढकी हुई है, जो ऊपर से देखने पर एक आदमी की बॉडी लगती है। अब पुलिस अपने नाक पर रुमाल रखकर आगे बढ़ती है। चौटाला कांस्टेबल को कपड़ा हटाने को कहता है, और वह जैसे ही कपड़ा हटाता है, तभी अभिषेक कमरे की लाइट ऑन कर देता है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं, अंदर तक हिल जाते हैं, जब वो ये देखते हैं कि उस बेड पर वही औरत है, यानी कि उस औरत की लाश है जिसे लोगों ने अभी अभी भागते हुए देखा था। तब चौटाला उसके पैर के अंगूठे में फंसे उस टैग को पढ़ता है, तो पता चलता है कि उस औरत को मरे हुए लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। अगली कहानी बुलंदशहर की है। यहाँ दूर स्थान पर एक निर्जन क्षेत्र है। वहां पर एक टूटी फूटी फैक्ट्री थी, जो वर्षों से इसी अवस्था में थी। वहां कोई आता जाता नहीं था, इसलिए प्रशासन ने वहां एक पुलिस स्टेशन नियुक्त कर दिया, ताकि कोई आपराधिक गतिविधि हो तो उसके लिए वहां पर जल्दी कार्यवाही करी जा सके। यहाँ प्रत्येक समय पुलिस तैनात रहती थी, दिनों रात की ड्यूटी बदलती रहती थी। इधर 1 महीने से राज सिंह की नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। वह अपने वैन से उस फैक्ट्री के चारों तरफ चक्कर लगाता था,
और सुनिश्चित करता था कि वहां कोई इलीगल गतिविधि तो नहीं हो रही। एक दिन वह प्रतिदिन की तरह फैक्ट्री के यहाँ पेट्रोलिंग करने आया था। तभी उसने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वह पहली बार इधर से गुजरा था तो वह दरवाजा बंद था। दरवाजा खुला देखकर उसने अपने वायरलेस पर संदेश भेजा कि उसने कारखाने का एक दरवाजा खुला देखा है जो आमतौर पर बंद ही रहता है। इधर से उसे संदेश प्राप्त हुआ कि वह अंदर जाकर देखे एक बार। इसलिए वह बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। राज सिंह अपनी पिस्टल निकाल लेता है और टॉर्च की सहायता से बड़ी सावधानी से अंदर प्रवेश करता है। बिल्डिंग के अंदर जैसे ही वो जाता है तो वो देखता है कि अंदर काफी धूल और जाला था, मतलब कि मकड़ियों के जाले जो लगे होते हैं। वह उस कमरे में प्रवेश करता है जिसका दरवाजा उस समय खुला हुआ था। वह देखकर थोड़ा प्रसन्न होता है कि वहां किसी के पैरों के निशान नहीं थे। नीचे भूमि पर इतनी धूल थी कि कोई भी यदि अंदर आएगा तो वह अपने पीछे अपने पैरों के निशान जरूर छोड़ेगा। राज ने देखा वहां सिर्फ उसी के पैरों के निशान थे ओनली, किसी अन्य के प्रवेश किए कोई चिन्ह भी नहीं था वहां। फिर भी तसल्ली करने के लिए वह थोड़ा और अंदर जाता है। वहां कमरे में टूटी फूटी जंग लगी हुई कुछ कुर्सियां और मेज थी। दीवारों पर मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। दरवाजे और खिड़कियां दीमक के कारण कुछ ज्यादा ही जर्जर हो चुकी थी। झिंगुर की आवाज चारों तरफ सुनी जा सकती थी। बीच बीच में छिपकलियों की भी आवाज आती थी। कहने का मतलब यह है कि राज सिंह को उस कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। अब जैसे ही सब कुछ सामान्य मानकर वो वापस जाने के लिए मुड़ता है, तभी उसे फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। अब ये आवाज सुन के ना राज सिंह बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है और एकदम से सतर्क भी हो जाता है, क्योंकि उसका काम डेली का था वहां पर, और डेली वहां पर उसे ऐसी कोई भी आवाज कभी सुनाई नहीं दी थी। लेकिन उस समय वो काफी ज्यादा डर चुका था, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि वो शॉक हो गया था, क्योंकि उसने वो सब अभी तक नहीं सोचा था जो हम सोच रहे हैं इस समय, मतलब भूत प्रेत या कोई तीसरी शक्ति। उसे ऐसा लगा कि वहां पर कोई यहीं के कुछ जो पास ही में वहां पर गांव थे ना, वहां के लोग आ गए होंगे, मतलब खेलने बेलने के लिए आ गए होंगे या फिर कुछ ढूंढने वूढने के लिए आ गए होंगे। अब तक वो यही सोच रहा था। तभी उसने अपनी टॉर्च और बंदूक दोनों तान ली और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी ढूंढने लगा। सीढ़ी ढूंढते ढूंढते वह एक लॉबी में पहुंच गया जिसकी छतें टूटी हुई थी, जिसके माध्यम से शुक्ल पक्ष के चांद की रोशनी नीचे तक आ रही थी। राज अपना टॉर्च चारों ओर घुमाता है। तभी उसे एक कोने में एक सीढ़ी दिखती है। यह सीढ़ी लोहे की थी जिसमें लाल लाल दाग पड़े हुए थे और इसके कुछ भाग भंगित भी हो रखे थे। राज संभाल कर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है। जैसे ही वो उस पर पैर रखता है, वो सीढ़ियां विचित्र तरह की आवाज करने लगती हैं। इस ध्वनि के साथ ही चमगादड़ों का जो वहां पर समूह था, यानी ग्रुप था, वो पूरी रफ्तार के साथ उड़ने लगता है और उनके पंखों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है। राज ये सब देखकर डर जाता है और अपने वायरलेस पर संदेश भेजता है, मैंने अभी अभी कुछ बच्चों की आवाज सुनी है, मैं यही चेक करने ऊपर जा रहा हूं। ठीक है राज, मुझे अपडेट करते रहना। उधर से आवाज आती है। राज सावधानी से अपनी बंदूक ताने हुए ऊपर चढ़ रहा था। ऊपर एक कमरा था जहां एक टेबल पर एक नोटबुक रखी हुई थी। वो जैसे ही टेबल के निकट जाता है, वैसे ही किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। राज पलटकर चारों ओर देखता है, पर वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। राज की टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे का चक्कर लगा रही थी
और चक्कर लगाते लगाते वो धीरे धीरे करके उस नोटबुक पर रुक जाती है। अब वह धीरे धीरे उस नोटबुक के पास जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि वह नोटबुक देखने में बिल्कुल नई जैसी थी, जबकि इस बिल्डिंग में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो बिल्कुल नई लगे। वह उस पुस्तक को पलटने लगता है। देखने में वह किसी बच्चे की ड्राइंग बुक लग रही थी। तभी उसकी नजर एक ऐसे चित्र पर पड़ती है जिसको देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। उसने देखा ये चित्र तो उसी का है। तभी उसने ऐसा महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से उसे फूंक मारा हो। मतलब कि जैसे आप खड़े रहते हो तो आपके कान में कोई पीछे से फूंक मार के चला जाता है ना, उसी की तरह उसने महसूस करा और उसके बाल पीछे से उड़ने लगे। अब वह तेजी से पलटकर गोली चला देता है, पर पीछे कोई नहीं था। हड़बड़ी में उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। वह टॉर्च उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन जैसे ही वह टॉर्च को पकड़ने का प्रयास करता है, वो टॉर्च आगे बढ़ जाती है। राज डर के इधर उधर फायरिंग करने लगता है। वह एक बार दोबारा टॉर्च को उठाने का प्रयास करता है। इस बार वह टॉर्च उठाने में सफल हो जाता है। टॉर्च लेकर वो जल्दबाजी से नीचे की ओर भागता है और बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। वायरलेस पर आवाज आने लगती है, राज तुम ठीक तो हो ना? राज सिंह अपने वैन में बैठकर जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूं, पर मैं यहां वापस नहीं आऊंगा। राज ये समझने की पूरी कोशिश करता है कि वहां हुआ क्या था। अब राज सीधा अपने हेडक्वार्टर जाता है और हेडक्वार्टर में जाके वो वहां की फुटेज चेक करता है। हाँ, उसकी शर्ट की बटन पर एक कैमरा लगा हुआ था, जो कि सामान्य पुलिस वालों के लिए होता है जो पेट्रोलिंग करते हैं। अब उसने उसमें चेक करा तो उसे वहां पर मिला, और वो कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो तो छोड़ो, वहां के जितने भी निकटतम पुलिस वाले थे वो सारे डर के मारे हक्के पक्के रह गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा है, और वो बच्चा नहीं, उसे प्रेत आत्मा भी कह सकते हैं। जैसे ही राज वहां पर चढ़ रहा था तो वो बच्चा उसके आगे आगे चल रहा था, और जैसे ही उसने गेट खोला वो बच्चा उसके सामने था, और वो उस समय ड्राइंग रूम में बैठकर ड्राइंग कर रहा था उसी नोटबुक में। लेकिन जैसे ही राज ने उस तरफ अपनी टॉर्च बढ़ाई, वो बच्चा वहां से उठकर बाहर की तरफ आया, और जब उसकी तरफ टॉर्च गई तो वो उस बच्चे की पूरा चरित्र हमारे सामने आता है। वो कैसा था कैसा नहीं। उसकी गर्दन नहीं थी, उस बच्चे के सर पे, उस बच्चे के धड़ पे सर नहीं था, यानी कि वो बच्चा अनहैड था। ये देखकर राज बुरी तरह डर जाता है, और उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी, जो देखने में बेहद डरावनी थी, लेकिन उसकी शक्ल वो देख नहीं पाया क्योंकि कैमरे में भी वो काला साए की तरह दिख रही थी, और उसी ने उसके कान में फूंक मारी थी, या फिर जो भी एक्टिविटीज उसके साथ हो रही थी वो दरअसल उसकी माँ कर रही थी, और वो उसे वहां से भगाने का प्रयास कर रही थी। अब राज ने जब इस बारे में वहां के लोगों से, मतलब वहां के नहीं, वहां तो कोई लोग रहते ही नहीं थे, लेकिन जो आसपास, जो उस कॉलोनी के आसपास के लोग रहते थे, वहां से जब उसने इस बारे में पूछताछ करी तो उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा कि आखिर ये घटना क्यों हुई, इसका क्या ताल्लुक था, उसे कुछ पता नहीं लगा। लेकिन हाँ, अब राज का वहाँ से ट्रांसफ़र एक नई लोकेशन पर हो चुका है। लेकिन जब तक उसने वहाँ पर ड्यूटी करी, उसने हमेशा वहाँ उस गेट पर खुद ताला लगाया। उसे वो गेट हमेशा खुला मिलता था, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए उसने हमेशा खुद ताला लगाया था वहाँ पर। एंड इस बारे में उसने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करी, क्योंकि पुलिस फैक्ट्स चाहती है, एंड इस घटना को उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी।
ये घटना आज से 100 साल पुरानी देहरादून की है। वहाँ मेठली में एक गढ़वाल जी नाम के एक वृद्ध रहते थे। वह वृद्ध जब 2 साल के थे तब से उस घर में रह रहे थे। वह घर छोड़कर उस स्थान से कभी बाहर नहीं गए, इसलिए उन्हें उस घर से एक असीम मानसिक लगाव हो गया था। वह इस घर में अकेले ही रहते थे। श्रीमती गढ़वाल की मृत्यु 2 साल पहले ही हो गई थी। उन दंपत्ति के कोई बच्चे भी नहीं थे। उसके जीवन में बस 2 वस्तुएं थीं जो उसे उस भौतिक जगत से जोड़ती थीं। एक तो उनकी पत्नी जो भी संसार में नहीं थी, और दूसरा था उनका घर। इधर कुछ दिनों से पत्नी के जाने के बाद उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन का अनुभव आ गया था। इसीलिए कभी कभी वह उन दीवारों पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीरों से अपने भावों को व्यक्त कर लेते थे। उनका एक मित्र भी था जिसको वह गोरखा नाम से पुकारते थे। घर की ज़रूरी सामान भी वह उसी से मंगवा लेते थे। गोरखा भी उसको अकेला समझकर उसकी सहायता कर देता था। एक दिन गढ़वाल कई दिनों से बीमार थे, लेकिन उसे घर से निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी। इसलिए वह डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। गोरखा के कहने पर वह यही जवाब दे देते थे कि वह घर छोड़कर नहीं जाएंगे। एक दिन गोरखा जब उसके घर आया तो देखा कि गढ़वाल अचेत से भूमि पर पड़े हुए थे। ये सब देखकर गोरखा काफी डर गए। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इन्हें कॉलन कैंसर है और इनके बचने की संभावना बिल्कुल 0% है। मतलब कि उन्होंने एक ड्यूरेशन दे दिया कि 6 महीने इनके पास जीने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन बचने की संभावना बिल्कुल 0 है। ये सब सुनकर गोरखा को काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि कुछ दिनों से वो काफ़ी ठीक थे। लेकिन हाँ, गोरखा को ये पता था कि उन्हें टेंशन है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये टेंशन एक बीमारी का भी रूप ले सकती है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद गढ़वाल घर वापस आ गया। बीच बीच में गोरखा आकर उसको देख जाता था और उसकी आवश्यक वस्तुएं जैसे कि दवाइयाँ, खाना पीना और कुछ पैसे वगैरह, इन सब की व्यवस्था कर दिया करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक रात उसके पड़ोसी ने देखा कि गढ़वाल आजकल घर से बाहर लॉन में भी नहीं आ रहे हैं और उनके घर की लाइट भी नहीं जल रही। लोगों ने सोचा शायद वे बीमार होंगे, लेकिन जब एक दिन उसके घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया। उस समय गोरखा देहरादून में उपलब्ध नहीं थे। वह एक हफ्ते के लिए अपने लड़के के घर नैनीताल गए थे। पुलिस जब गढ़वाल के घर आई तो घर अंदर से बंद था। पहले तो पुलिस ने 1-2 बार आवाज़ लगाई, पर कोई उत्तर ना मिलने पर दरवाज़ा तोड़ना ही उचित समझा। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो शाम के 9 बज रहे थे। घर के बाहर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ औरतों ने तो रोना भी शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि गढ़वाल मर गए हैं। जब पुलिस अंदर पहुंची तो गढ़वाल की बॉडी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी और लगभग 3 दिन पुरानी लग रही थी, क्योंकि उसमें से काफ़ी गंदी बदबू आने लगी थी। पुलिस ने उसके सांसों की जांच की तो वह मर चुके थे। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। इस बीच पुलिस ने पूरे घर की तलाशी भी ली। इंस्पेक्टर साहिल, जिन्होंने देखा कि वह घर बहुत पुराना था और दीवारों पर जानवरों के सिर लटके हुए थे, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जवानी में गढ़वाल को शिकार में कुछ ज़्यादा ही रुचि थी। दीवार पर 2 बारहसिंगा के सर
और एक बाघ का सर बड़ी अजीब तरीके से लगभग 7 फीट की ऊंचाइयों पर लगे हुए थे। घर के कोने में एक पुरानी लकड़ी जिसकी डॉक्यूमेंट्स की अलमारी रखी हुई थी और दूसरे कमरे में एक बड़ा सा रेडियो रखा हुआ था जिस पर मेड इन लंदन लिखा था। डाइनिंग टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी। वास्तव में वह मेडिकल रिपोर्ट थी जिससे यह साबित हो रहा था कि गढ़वाल को कैंसर की बीमारी थी। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस भी आ जाती है। अब एक रात के लगभग 9 बज चुके थे। जैसे ही एम्बुलेंस घर के बाहर आकर रुकती है, घर का जो वातावरण जो नेगेटिव था वो कुछ बदल सा जाता है। घर में जो बदबू और तीक्ष्ण हो जाती है वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। इंस्पेक्टर साहिल देखता है कि बारासिंगा के सिर से कुछ टपकने लगा है। वह पास जाकर देखता है तो वहां पर खून की बूंदें थी। 2 पैरामेडिकल्स जैसे ही स्ट्रेचर लेकर कमरे में घुसते हैं। कमरे की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लगती है। दीवार पर टंगे हुए बाघ का सर अपने आप मुंह फाड़ने लगता है। यह सब देखकर दोनों पैरामेडिक्स डर जाते हैं और उनके हाथों से स्ट्रेचर गिर जाता है। साहिल हिम्मत रखते हुए कहता है, बॉडी को जल्दी से बाहर निकालो। दोनों पैरामेडिक्स बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे उसके पास जाते हैं, रेडियो अपने आप बजने लगता है और उसमें से भयानक आवाज आने लगती है। यह सुनकर दोनों सहम जाते हैं और भागने लगते हैं। दोनों को भागते देख साहिल जोर से चिल्लाता है, बॉडी उठाओ और यहां से जल्दी से चलो। दोनों डरते डरते उसको उठाकर स्ट्रेचर पर डालते हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलते हैं उनमें से एक पैरामेडिक के सर के ऊपर वह बाघ वाला सर गिर जाता है। वह घायल होकर अचेत हो जाता है। तब साहिल अपने पुलिस साथी से कहता है, तुम लोग स्ट्रेचर उठाओ और उसको बाहर ले चलो। जैसे ही गढ़वाल की बॉडी बाहर आती है तो बाहर खड़ा एम्बुलेंस का इंजन अपने आप ऑन हो जाता है और उसकी हेडलाइट जलने बुझने लगती है। इसके पश्चात भी साहिल घबराता नहीं है। वह बड़े साहस के साथ उन लोगों की सहायता करता है और किसी तरह वह बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर रखने में सफल होता है और उस घायल आदमी को अपनी पुलिस की गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब कि इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये जो घटना थी और इस बार जो पुलिस के साथ हुआ था, इसे पुलिस नोट करती है अपनी एफआईआर में, जिसमें वो सारे केस दर्ज करती है। और पता है इसके ऊपर क्या लिखती है? अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। बट हाँ, ये पूरी तरह सच है कि जो गढ़वाल जी थे उनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। लेकिन वहाँ जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था ये पक्का नहीं करा गया। लेकिन इसके जो सबूत हैं, जो इसके गवाह हैं, वो साक्षात हॉस्पिटल के लोग थे और पुलिस भी थी। ये जो बात है ये 1888 की है। उस साल मसूरी की वो सबसे भयानक ठंड थी। इसके पूर्व कभी इतनी ठंड रिकॉर्ड नहीं की गई थी। दिसंबर का वो लास्ट वीक था। इस समय टेम्परेचर लगभग -45 डिग्री चल रहा था। ये ठंड बहुत प्राणघातक थी। जो लोग इस मौसम की मार से परिचित नहीं थे या जो लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उनके लिए ये मौसम एक मौत का तांडव था। इस साल कई लोगों की मौत समाचार पत्रों पर ब्रेकिंग न्यूज़ थी। इस भयानक शीत ऋतु में पुलिस के पास लगभग 5 बजे कॉल आती है। किसी पुरुष की कॉल थी वो, जो ये वर्णन कर रहा था कि उसने किसी लगभग 11 से 12 साल की लड़की को झील के पास टहलते देखा है। वो बिल्कुल अकेली है। शायद वो रास्ता भटक गई है या किसी कारणवश अपने माँ बाप से दूर हो गई होगी। फोन आते ही
पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। इस समय मसूरी में घर से बाहर घूमना मतलब मौत को दावत देना। यह तो एक बच्ची का मैटर था। पुलिस के लिए उसे प्रोटेक्शन देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। पुलिस उस एरिया में अपनी खोजबीन प्रारंभ कर देती है जहां उस लड़की को लास्ट बार देखा गया था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उस लड़की का कुछ अता पता नहीं चला। पुलिस झील के उस पार जहां देवदार और शहबलूत यानी कि ओक के सघन जंगल थे वहां भी तलाश के लिए जाती है, लेकिन शायद बदकिस्मती से उस लड़की के वहां होने के भी कोई सबूत नहीं थे। पुलिस अब बिल्कुल हताश हो चुकी थी। वो जंगल से वापस लौट ही रही थी कि तभी एक कांस्टेबल ने बोला, वो रही लड़की। सभी पुलिस वाले उधर देखने लगे। वो लड़की इतने ठंड में झील में लगभग घुटने तक पानी में खड़ी हुई थी। पुलिस वाले जल्दी से झील के पास जाते हैं और किनारे खड़े होकर अपना हाथ बढ़ाते हैं। अच्छा, पुलिस वाले इस समय ये तक नहीं सोच पाए थे कि एक लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। मतलब कि 45 डिग्री माइनस में जो ठंड है उसमें एक लड़की किसी झील में जो कि खून जमा देने वाले पानी होता है उसमें खड़ी है। मतलब पुलिस ने दिमाग नहीं लगाया कि वहाँ ऐसा है क्यों नहीं, बस वो सीधा उसे बचाने के लिए चले गए। पुलिस वालों ने उसे आवाज़ लगाई, बाहर आ जाओ, इतनी ठंड में रहना ठीक नहीं है, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। वह लड़की इतनी भयानक सर्द रात में सफेद रंग का फ्रॉक पहने हुई थी। उसकी आंखों में डर के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे और ना ही वह ठंड से सिकुड़ रही थी। वह तो वहां ऐसे खड़ी थी जैसे उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। पुलिस अपना हाथ बढ़ाते हुए दोबारा अपनी बात दोहराती है, आओ बेटा, घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। इस तरह पुलिस के बार बार कहने पर वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। जैसे ही वह उस पुलिस वाले के पास पहुंचती है, पुलिस अब उसके हाथों को पकड़ने ही वाला होता है, तभी वह लड़की अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये जो दृश्य था ये लगभग सभी पुलिस वालों ने देखा था। सभी ये देखकर अंदर तक हिल चुके थे। ये क्या था? वो लड़की कहां चली गई? किसी को समझ नहीं आ रहा था वास्तव में क्या हो रहा है। प्रमाण के लिए मात्र झील के किनारे दलदल में बने उसके पैरों के निशान ही उसके यहां होने के सबूत थे। वह लड़की कहां चली गई किसी को कुछ पता ही नहीं। आज भी हर समय दूसरे साल इसी दिन इसी समय वो लड़की हमेशा देखी जाती है। पुलिस के पास एक फोन आता है। पुलिस स्टेशन साहब, यहाँ हमारे पड़ोस में एक घर से बहुत लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही हैं। घरेलू हिंसा का मामला लग रहा है साहब, आप जल्दी आ जाइए, यहाँ सिचुएशन बहुत गंभीर है साहब। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ये घटना दिल्ली के लालगंज की है। जब पुलिस वहां पहुंची है तो वह देखती है कि घर के कुछ सदस्य घर के बाहर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे और अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो कि साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। पुलिस ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? घर का एक बूढ़ा व्यक्ति जो धरती पर पालती लगाकर मुख्य स्थान में बैठा था वह कहता है, हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। उसकी वृद्धा जो शायद उसकी पत्नी थी जोर जोर से पाठ कर रही थी। लेकिन तुम सब बाहर क्यों कर रहे हो और अंदर कौन है? पुलिस के अपने अंदाज में पूछते ही, साहब आप खुद ही अंदर जाकर देख सकते हैं साहब, वह वृद्ध निराशजनक मुद्रा में कहता है। पुलिस अंदर जाती है तो देखती है सारा घर उलट पुलट है। वहाँ एक 33-34 का युवक जिसकी आंखें चढ़ी हुई थी
वो भी धरती पर बैठा हुआ था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके छत विछत बाल उसके असामान्य होने की सूचना दे रहे थे। मतलब कि पुलिस के अंदर एंटर होते ही पुलिस ये समझ गई कि यहाँ सब कुछ एबनॉर्मल है। पुलिस को ये लगा कि ये कोई ड्रग्स का विषय है, क्योंकि जहाँ पर वो गए थे वहाँ पर ड्रग्स का मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले भी काफ़ी केसेस ड्रग्स के आ चुके हैं वहाँ से, और काफ़ी ड्रग्स पैडलर वहाँ पकड़े भी गए हैं। पुलिस ने यह समझा कि शायद इस लड़के ने ज़्यादा ही मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन कर लिया है, शायद इसलिए इसकी ऐसी दशा हुई है। पुलिस जैसे उसके पास जाती है वो गुस्से से लाल हो जाता है, इतना गुस्सा कि उसकी शरीर की नसें बाहर निकल जाती हैं। आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि मानो वह आग उगल रही हो, और उसके मुंह से बार बार सफ़ेद सा झाग निकल रहा था। वह चिल्लाते हुए बंगाली भाषा में कहता है, चले जाओ यहाँ से, मेरे करीब मत आओ। इंस्पेक्टर को लगता है कि यह ऐसे नियंत्रण में नहीं आएगा, ईएमटी को बुलाना पड़ेगा। पुलिस एम्बुलेंस को कॉल करती है। उस लड़के की बहन पास में खड़ी थी। पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है, क्या तुम्हारा भाई ड्रग्स लेता है? बहन रोते हुए कहती है, नहीं, मेरा भाई ड्रग्स नहीं लेता, वह तो कल ठीक हुआ था। मतलब कि वो कल तक ठीक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। पुलिस आगे पूछती है, तुम्हें पता है ये क्या बोल रहा है? मुझे तुम्हारी भाषा नहीं आती। लड़की डरते हुए कहती है, पता नहीं, ये हमारी भाषा नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है मेरे भाई को भी ये भाषा नहीं आती है। पुलिस आश्चर्य से कहती है, मतलब तुम लोग बंगाली नहीं बोलते हो? नहीं नहीं साहब, हम लोग बंगाली नहीं बोलते, हम सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। पुलिस सोचती है शायद ये कोई मेंटल केस है। खैर, थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ भी जाती है। जैसे ही ईएमटी उसके करीब आती है वह सामान को उठाकर वहां से फेंकने लगता है। अच्छा, एक चीज़ और, इस पूरे परिवार को बंगाली नहीं आती थी, लेकिन जो लड़का था वो पूरी की पूरी जो बात कर रहा है ना वो बंगाली में कर रहा है, और मैं आपको ये हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है? यानी उसने जो भी कहा है वो सब बंगाली में कहा है। लेकिन याद रखना, पूरे परिवार को बंगाली नहीं आती है, ठीक है? बेहद मुश्किल से मेडिकल्स उसके करीब आते हैं। जैसे ही वह उसको पकड़ते हैं वह उनको एक हाथ से उछालकर फेंक देता है। ये देखकर सभी सकते में आ जाते हैं, एक आदमी के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। अब सभी लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के पकड़ में नहीं था। कभी वह हाथ के बल चलने लगता तो कभी जमीन पर रेंगने लगता। मेडिक्स अब उसको काबू में करने के लिए इंजेक्शन तैयार करते हैं कि किसी तरह इसको अस्पताल ले जा सकें। सभी लोग उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह आदमियों को ऐसे उठा लेता है जैसे कोई हल्का फुल्का सामान हो। लगभग 4 पुलिस वाले और 2 मेडिक्स वाले उसको पकड़ते हैं। इसी सब गतिविधियों में एक पुलिस वाला उसके आंखों में देख लेता है। आंखों में झांकते ही सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। उसको उल्टियां होने लगती हैं, और वो जो अपना माइंड है ना उसे खो चुका था। लेकिन इसी बीच सिचुएशन में थोड़ा बदलाव आता है, और मेडिक्स उसे इंजेक्शन लगाने में सफल भी हो जाते हैं और उसको एम्बुलेंस में रख के अस्पताल ले जाते हैं। अचेत पुलिस वाले के ऊपर पानी का छींटा मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की जाती है। वो जैसे ही होश में आ जाता है वैसे ही वो अपने आप में बड़बड़ाने लगता है। वो राक्षस है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। वह आंखें किसी मनुष्य की नहीं थी। मैंने कभी ऐसी आंखें किसी की नहीं देखी हैं, इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते ही वो दोबारा बेहोश हो जाता है। उसके पश्चात वह पुलिस वाला कभी अपने जीवन में नॉर्मल नहीं हो सका। उसको रह रहकर दौरे पड़ने लगते हैं। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए भागता है, बचाओ 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 बचाओ, बचाओ। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। माँ, मैं जा रहा हूँ, करण ने अनवरे ढंग से कहा।
जिसे सुनकर माँ तेजी से उसके पास गई और प्यार से समझाते हुए बोली, देख बेटा, अपने पापा की बातों का तुम बुरा मत मानो। वो जो भी बोलते हैं तुम्हारे भलाई के लिए बोलते हैं। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, करण बोला। माँ ने आगे बोला शुरू किया, 10 दिनों के बाद तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम है, इसलिए अगर तुम यहाँ रहोगे तो घर के काम में और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त हो जाओगे, और तुमने इतने दिनों तक जो मेहनत की है वो सारी की सारी बेकार चली जाएगी। इसलिए तुम अपने बड़ी भाई के पास कानपुर चले जाओ। वहाँ तुम एकांत मन से पढ़ लोगे और परीक्षा भी कानपुर में होने वाली है, तो लगे हाथ तुम्हारी परीक्षा के पेपर भी साथ में हो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना। माँ के पाँव छूकर करण अपने बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। करण और ऋषभ दोनों भाई हैं। ऋषभ इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए घर से काफ़ी दूर कानपुर में रहता है, और करण के पापा ने करण के 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न से निकलते ही नीट फॉर्म में एप्लीकेशन डाल दिया। उनका सपना था करण नीट में उत्तीर्ण होकर एमबीबीएस डॉक्टर बने। करण भी अपने पापा के सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन वह पूरे 10 दिन तक अपने घर से दूर नहीं रहना चाहता था। आज से पहले वह कभी भी इतने दिनों तक घर से दूर नहीं रहा था, इसलिए करण उदास था, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर जाकर करण रुक गया और सामने चल रहे नल से अपने चेहरे को धोया और फ्रेश हुआ, और फिर गाड़ी के पास आ गया। उसका मूड अब ठीक था। वह फिर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो फिर से रुक जाता है। वह इसकी जगह की सरहद थी, जहाँ एक प्राचीन बजरंगबली का मंदिर था। कोई भी आदमी कहीं बाहर जाता तो अपनी रक्षा के लिए उस मंदिर में माथा ज़रूर टेकता। करण भी माथा टेक कर वापस अपने बाइक के पास आया और मोबाइल में हेडफोन लगाया, और फिर पुराने ज़माने के गीत ऐ मुसाफिर को सुनता हुआ तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। करीब 3.5 घंटे बाद वह कानपुर पहुंचा। वहां रुककर उसने नाश्ता किया। फिर एक फल की दुकान से उसने सेब लिए। फिर अपने भाई ऋषभ के किराए के मकान की ओर बढ़ चला। रूम के बाहर गाड़ी को रोककर उसने बेल बजाया, तो उसके भाई ऋषभ ने दरवाज़ा खोला। सामने करण को देखकर वह खुश हो गया। दोनों भाई गले लग गए। फिर ऋषभ बोला, आओ आओ, अंदर आओ। ऋषभ और करण दोनों कमरे के अंदर चले गए। काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। फिर दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह चाय नाश्ता करने के बाद ऋषभ करण को अलविदा कहकर कॉलेज की ओर निकल पड़ा। रूम में अकेला रह गया बेचारा करण। उसने तुरंत वहाँ को फ़ोन लगाया। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और छत पर जाकर टहलने लगा। गांव के शांति भरे माहौल से वो शहर बिल्कुल विलुप्त था। उस शहर के भागदौड़ और भीड़भाड़ वाले माहौल को देखकर करण बिल्कुल बेचैन उठा। उसने अपनी आंखों को बंद किया, फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। इससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर मोबाइल में हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगा, जिससे वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगा। वह मोबाइल को बंद कर नीचे कमरे में जाने लगा। तभी एक आवाज़ से वो रुक गया। अरे, ऐसे कैसे 100 रुपये हो गए? गांव से आई हूँ तो क्या मैं जानती नहीं कि घड़ी चौक से यहाँ आने के 20 रुपये होते हैं? इस आवाज़ को सुनकर करण इधर उधर देखने लगा। तभी सामने सड़क पर एक रिक्शे वाले से बहस करते हुए एक लड़की को देखा। नीले रंग की सूट, थोड़े ऊंचे सैंडल, बाल बेहद सलीके के साथ बिखरे हुए, नाक पर थोड़ा गुस्सा, आंखों पर हल्का सा काजल और होठ पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक, जिससे वो किसी सपनों की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। करण उसे देखता ही रह गया। तभी एक और आवाज़ आई, अरे मैडम, लूट नहीं रहे,
ये रिक्शा है और मैं आपको अकेले लाया हूँ। आपने दूसरे पैसेंजर को चढ़ने नहीं दिया इस रिक्शे में, तो उनका खर्चा तो आपको देना पड़ेगा ना। अरे ये तो हद ही हो गई, मैं नहीं देने वाली कोई पैसा। ये लो 20 रुपये, लेना है लो, नहीं लेना तो चलते बनो। वह लड़की चिढ़ते हुए बोली। रिक्शे वाला निराश स्वर में बोला, हे भगवान, किन मनहूस को लेकर आ गया आज मैं। रिक्शे वाला वहां से निकल गया है बोलते बोलते, और वो लड़की विजयी मुस्कान के साथ अपने कमरे में जाने लगी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। करण मुस्कुराते हुए नीचे कमरे में चला गया और फिर पुस्तक निकालकर परीक्षा की तैयारी करने लगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे याद करने लगा। तभी डोरबेल की घंटी बजी। करण ने दरवाज़ा खोला तो सामने ऋषभ था। वह अंदर चला आया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर आया और बेड पर बैठकर मोबाइल में घुस गया। करण भी पढ़ाई बंद करके पबजी खेलने लगा। शाम के 5 बज गए थे। ऋषभ ने करण से बोला, चलना आज बाहर चलते हैं, मुझे मॉल से कुछ सामान खरीदना है और कुछ बॉक्स भी लेना है। तुम भी साथ में चलो, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो ले लेना। और वैसे भी आज तो बाहुबली 2 रिलीज़ हो रहा है, तो वो भी देख लेंगे। मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवा ली है। करण चहकते हुए बोला, हाँ हाँ, आज पता चल जाएगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऋषभ ने कहा, ठीक है, चलो तैयार हो जाओ फिर। करण और ऋषभ तैयार होकर बस स्टैंड में पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़की वहां आती है जो रिक्शे वाले से बहस कर रही थी। करण उसे देखकर मुस्कुरा उठा। बस आ चुकी थी। दोनों भाई बस में चढ़ गए। ऋषभ पीछे वाली एक सीट पर बैठ गया और करण बीच वाले एक खाली सीट की ओर भागा और तपाक से सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। बगल वाले सीट को देखा तो आश्चर्य से भर गया। वो लड़की उसके बाजू वाली सीट पर बैठी हुई थी। वह लड़की बोली, आप मुझे देखकर बस स्टैंड पर से मुस्कुरा क्यों रहे थे। करण सच्चाई बताते हुए उस घटना को विस्तार से बताया। इसलिए मुझे आपको देखकर हंसी आ गई और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं। उसके चुप होते ही करण बोला, आप भी गांव से आई हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ मेरी दादी और जीजू रहते हैं, तो उनके यहाँ ही कुछ दिनों रहने के लिए आई हूँ। दरअसल मेरे नीट की परीक्षा होने वाली है, यही कानपुर में। वह लड़की सफाई देते हुए बोली। क्या? करण चौंकते हुए बोला, मैं भी इसीलिए अपने भाई के यहाँ आया हूँ, मेरे नीट की परीक्षा होने वाली है। वाह, अच्छा है। वैसे आपका नाम क्या है? वह लड़की बोली। करण। करण बोला, ओह तनीषा, मेरा तनीषा नाम है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रही हैं? करण ने पूछा। मैं तो बाहुबली 2 देखने जा रही हूँ, वो मेरी सबसे पसंदीदा मूवी है। मैं जानना चाहती हूँ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। करण बीच में ही बोल पड़ा, हाँ हाँ, मतलब आप भी बाहुबली देखने जा रहे हो? तनीषा बोली। हाँ हाँ, करण बोला। और कुछ बातें होती इससे पहले उनका स्टेशन आ चुका था। करण और ऋषभ बस से बाहर उतर आए और उस जगमगाते मॉल के अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने अपने ज़रूरतों का सामान लिया और मैनेजर से बोलकर उसे किसी सेफ जगह में रखवा दिया और फिर सीधे थिएटर की ओर चल पड़े। टिकट काउंटर पर तो बहुत भीड़ थी। जैसे तैसे उन्हें टिकट मिला। वह पॉपकॉर्न और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि लेकर अपने सीट की ओर बढ़े। सभी अपने जगहों पर बैठ चुके थे। करण और ऋषभ भी अपनी सीट की ओर भागे, साथ लाए हुए पॉपकॉर्न, चिप्स आदि को। ऋषभ पकड़े हुए था। उसके बगल में करण बैठा हुआ था। फिल्म शुरू होने में कुछ मिनट शेष थे। तभी करण की नज़र बगल वाली सीट पर पड़ी तो वह दोबारा चौंक पड़ा। बगल वाले सीट पर कोई और नहीं बल्कि तनीषा बैठी हुई थी। उसे देखकर करण धीरे से बोला, हे तुम यहाँ? तनीषा मुस्कुराकर बोली,
हाँ मैं। क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं बैठ सकती? करण ने कहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जानती हूँ। अब मुझे देखना बंद करो और मूवी देखो, तनीषा मुस्कुराकर बोली। करण झेप गया और मूवी देखने लगा। वाह यार, क्या गजब का सस्पेंस था। मज़ा आ रहा है, करण पॉपकॉर्न खाते हुए बोला। ऋषभ भी सहमति जताते हुए चिप्स खाने लगा। तभी उस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आया था, जब कटप्पा बाहुबली को मारता है। जब ये सस्पेंस सामने आया तो तनीषा डर गई और करण के हाथों को जोर से पकड़ लिया। कुछ देर बाद करण मुस्कुराते हुए बोला, अब क्या मुझे भी मारने का इरादा है तुम्हारा? तनीषा शर्माकर उससे हाथ छुटाने लगी और एक नज़र और अपने चारों ओर देखने लगी और फिर अपनी नज़र मूवी की तरफ कर ली। थोड़ी देर बाद फिल्म ख़त्म हो गई। सभी अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगे। ऋषभ भी उन्हीं के साथ बाहर निकल गया। तनीषा भी उठकर वहाँ से जाने लगी। करण भी कीर्ति के साथ बाहर आ गया और दोनों ऐसी ही बातें करने लगे। अब तीनों के तीनों डिनर करने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गए और शॉपिंग किए हुए सामान को देखने लगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ऋषभ अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया, लेकिन करण का ध्यान मोबाइल पर था। वह छत पर चला गया और बेचैनी से टहलने लगा। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। करण ने कॉल रिसीव किया। हेलो। हेलो। उधर से एक लड़की की सुंदर आवाज़ आई। करण आवाज़ पहचान गया। वह झट से बोल पड़ा, तनीषा। अरे पहचान गए क्या? तो यकीन नहीं था मुझे, तनीषा बोली। करण ने बोला, हाँ तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। फिर तनीषा ने बोला, अच्छा जी, अच्छा मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर करण बोलता है, यार हमें इतनी जल्दी शादी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। करण उससे फिरकी लेता है। तभी तनीषा कहती है, यार थोड़ी गंभीर गंभीर बात है। हाँ हाँ रानी साहिबा, मैं समझ गया, बताओ क्या बात है। देखो करण, हमें पता है कि हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें इस सब चीज़ों को भुला कर अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन बाद हमारे एग्ज़ाम है, तो हमें इन बातों को भूल कर पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तनीषा बोली, हाँ तुम ठीक बोल रही हो तनीषा, परीक्षा होने तक हम बात नहीं करेंगे। अब खुश? करण प्यार से बोला, ओके एंड बाय। तनीषा मुस्कुराकर बोली। करण ने भी बाय कहा और फ़ोन काट दिया। फिर दोनों पढ़ाई में व्यस्त हो गए और दिन रात बस परीक्षा की तैयारी करने लगे। और आखिरकार वो दिन आ भी गया। करण और ऋषभ बस में बैठकर एसएनडी यूनिवर्सिटी कानपुर की ओर चल पड़े। 1 घंटे के बाद वो बस से उतरे और रिक्शे में उस कॉलेज के बाहर पहुंच गए। वैसे दोनों अंदर गए। तनीषा वहाँ पहले ही पहुँच गई थी। फिर परीक्षा शुरू हो गया। सभी स्टूडेंट का अपने अपने कमरों में जाकर अपने अपने सीटों पर बैठने लगे। 3 घंटे के बाद पेपर ख़त्म हुआ। करण वहाँ से बाहर निकला और साथ में तनीषा भी। ऋषभ करण को देखकर बोला, अरे आ गए तुम, पेपर कैसा बना? अच्छा था, शायद मेरे अच्छे रैंक आ जाए। ऋषभ बोला, अरे शायद क्या, तू मेरा भाई है, तुम्हारे ज़रूर एग्ज़ाम अच्छे रैंक में जाएंगे। करण और ऋषभ वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। तब तक शाम के 4 बज चुके थे। करण कुछ देर बैठकर अपना बैग पैक करने लगता है, जिसे देखकर ऋषभ हैरानी से पूछा, करण तो ये बैग पैक क्यों कर रहा है? भैया मैं घर जा रहा हूँ, करण बोला। क्या? ऋषभ चौंक कर बोला। देख करण, 4 बज चुके हैं, तुम्हें घर पहुँचने में 8-9 बज जाएंगे, और वो भी तुम अकेले जा रहे हो। मेरी बात मानो, सुबह चले जाना। नहीं भैया मैं चला जाऊँगा, आप मम्मी पापा को मत बताइएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं 8 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। करण बैग को पैक कर चुका था
ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा। ऋषभ अपने बैग से वायरलेस हेडफोन निकाल कर करण को दे दिया और बोला, इसे अपने पास रखना और हर आधे घंटे में मुझे कॉल करके बताना कि तुम कहाँ पहुँचे हो। और अगर तुमने 1 घंटे के अंदर एक भी कॉल नहीं किया तो मैं मम्मी पापा को फ़ोन करके बता दूंगा, ठीक है? ऋषभ चिंतित स्वर में बोला, ठीक है भैया, मैं आपको फ़ोन करके बताता रहूँगा, आप चिंता मत करिएगा। करण ऋषभ के गले लगकर अपने बाइक पर बैठ गया और ऋषभ को बाय बाय बोलकर निकल गया। अभी थोड़ी दूर गया कि करण का मोबाइल बज उठा। उसने रुक कर देखा तो तनीषा का फ़ोन था। करण फ़ोन रिसीव करके हेलो बोला तो उधर से घबराए हुए स्वर में तनीषा बोली, करण तुम अभी अपने घर जा रहे हो क्या? हाँ, मैंने बताया तो था, करण बोला। क्यों, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। वो मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे चिंता हो रही है। मेरे मेरे घर फ़ोन लगाया तो घर पर मम्मी और पापा ही हैं। तुम मेरी मदद कर सकते हो? तनीषा बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। हमारा गांव उसी रास्ते पर पड़ता है जिस रास्ते तुम जा रहे हो। तनीषा रिक्वेस्ट करती हुई बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम कहाँ हो, मैं भी तुम्हें लेने आता हूँ। करण बोला, यहीं बस स्टैंड पर बैठी हूँ। मेरे आने तक हमारे गांव वाली घर जा चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरी बस का इंतज़ार कर रही थी। तनीषा चिंतित स्वर में बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। करण ने बोलकर तुरंत बस स्टैंड की ओर बढ़ा। तनीषा वहाँ बैठी थी। करण को देखकर उसे थोड़ी खुशी हुई। फिर दोनों बाइक में बैठकर तेजी से अपनी घर की ओर निकल गए। करण तनीषा से बोला, हे तुम ठीक हो? चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ठीक होंगी। तनीषा ने बोला, थैंक यू करण, मैंने जीजा जी को बोला तो वो किसी काम से बाहर गए थे और जब तक बस स्टैंड पहुंची तब तक बस जा चुकी थी। शाम के 5 बज चुके थे। तभी तनीषा के पापा का फ़ोन आया। हेलो तनीषा। तनीषा बोली, हेलो पापा, मम्मी कैसी हैं? मम्मी ठीक है बेटा, डॉक्टर घर आए थे, उन्होंने बताया मम्मी की बीपी बहुत कम हो गया था, इसलिए ऐसा हो रहा था, और उन्होंने दवाई दे दिया है, अब वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ, भगवान का शुक्र है, तनीषा ने बोलकर फ़ोन काट दिया। मम्मी अब ठीक है करण? तनीषा चहकते हुए बोली। वाह, मैंने बोला था ना वो ठीक हो जाएंगी, करण मुस्कुराते हुए बोला। फिर अपने बाइक की हेडलाइट को तनीषा के चेहरे की ओर मोड़ दिया, जिससे उसे तनीषा का चेहरा आईने में दिखने लगा। करण शाम की गहराइयों को देखते हुए तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और तनीषा उसे पकड़कर बैठी हुई थी। तभी आगे एक गांव में रुककर उन्होंने गर्मा गर्म चाय का स्वाद लिखा और फिर कुछ देर वहाँ रुककर फिर वापस जाने लगे। शाम अब रात में बदलने लगी। तभी गाड़ी अचानक रुक गई। तनीषा बोली, क्या हुआ करण, गाड़ी क्यों रोक दी? करण परेशान होते हुए बोला, मैं इस पूरी उलझन में पेट्रोल पेट्रोल भरवाना भूल गया यार, वरना मैं कानपुर में ही भरवा लेता। ओह, अब यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ होगा, या होगा भी या नहीं? करण गाड़ी को धक्का मारते हुए वहाँ ले जा रहा था। वहीं तनीषा भी उसके साथ जा रही थी। तभी थोड़ी दूर एक चमचमाता हुआ पेट्रोल पंप दिखा। वह देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा था, चारों ओर चकाचौंध था। वो देखो पेट्रोल पंप, वाह हमारी किस्मत का तो जवाब नहीं, करण चहकते हुए बोला। हाँ सच में, चल जल्दी से गाड़ी को वहाँ लेकर चलते हैं। दोनों गाड़ी को पेट्रोल पंप पर लेकर गए। वहाँ जाकर वे उस पेट्रोल पंप की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। सच में आज तक मैंने इतने सुंदर पेट्रोल पंप को देखा नहीं था। करण की आंखें चौंधिया गईं। तनीषा बोली, हाँ लेकिन हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, रात होने वाली है। करण भी सहमति जताते हुए गाड़ी को पंप के पास ले गया। वहाँ एक तगड़ा पहलवान सा आदमी खड़ा था। वह हंसते हुए बोला, आइए सर, कितना डलवाना है पेट्रोल? जी टंकी फुल कर दीजिए, करण बोला।
फिर बोला, आपका पेट्रोल पंप की सुंदरता तो वाकई लाजवाब है। वह आदमी प्रसन्नतापूर्वक बोला, जी पूरे 100 साल की मेहनत से बनाया है। करण ये सुनकर चुप हो गया। शायद वह आदमी मजाक के मूड में था। पेट्रोल डालने के बाद वह आदमी बोला, जी 1000 रुपये हो गए। जी 1 मिनट। करण अपने पर्स को निकालने के लिए जैसे ही अपने जेब में हाथ डाला वह चौंक गया। हो नो, मैं तो अपना पर्स लाना भूल गया। अरे यार, मुझे याद ही नहीं था। ये सुनते ही वह आदमी गुस्से से लाल हो गया। ये लड़के, कोई होशियारी मत दिखा, जल्दी से 1000 रुपये निकाल। 1 मिनट शांत रहिए, हम ढूंढ रहे हैं। करण तनीषा से पूछा, तनीषा यार तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं क्या? मैं अपना पर्स भैया के पास भूल गया। तनीषा बोली, 1 मिनट में चेक करती हूँ। वह अपने बैग में देखती है तो सिर्फ 100 रुपये ही थे। वह करण से बोली, सॉरी करण, मेरे पास तो इतने ही पैसे थे, बाकी की तो मैंने शॉपिंग कर ली यार। करण को जैसे झटका लगा। वह उस आदमी से माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ कीजिए सर, हमारे पास बस 100 रुपये ही हैं। ये सुनकर वह आदमी गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका शरीर जलने लगा। वह बेहद बेहद खौफनाक और डरावना बन गया। वह बेहद खौफनाक आवाज़ में चिल्लाने लगा और पेट्रोल पंप इतना खूबसूरत दिख रहा था, वो आग में धू धू करने जलने लगा। उसे देखकर करण और तनीषा बेहद डर गए। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तभी वो आदमी, जो भी एक खौफनाक राक्षस बन गया था, वह तेज आवाज़ में बोला, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह राक्षस उन दोनों पर झपटने लगा कि तभी करण ने बाइक को तेजी से चलाकर वहां से निकाल लिया और वो शैतान उनके पीछे गुस्से से दौड़ने लगा। लेकिन करण गाड़ी को इतनी तेजी से भगा रहा था कि वह शैतान पीछे ही रह गया और हार मानकर वापस उस जलते हुए पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगा। करण और तनीषा के चेहरे अभी भी खौफ से भरे हुए थे। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक ये हुआ क्या गया। कुछ देर के बाद एक गांव पड़ा, जहाँ एक चौराहे पर कुछ आदमी बैठे हुए थे। करण ने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी और वहाँ के एक बुजुर्ग आदमी को वो सारी घटना सुनाया। तब वह बुजुर्ग आदमी बोला, हाँ हाँ, वह 1950 से ही वहाँ पेट्रोल पंप था। लेकिन एक दिन हिंदू और मुसलमानों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर दंगा फसाद होने लगा, जिससे वो लोग आसपास के गांव को जलाने लगे। उन्हीं में से कुछ दलों ने उस पेट्रोल पंप को भी जला दिया और उसमें बेहद खौफनाक आग लगी। कहा जाता है कि वो आग इतनी लंबी थी या इतनी भयानक थी